This is Yamini Seni, and today we are going to continue with our chapter number 7, Diversity in Living Organism, from class ninth, subject Science. So we are done with all these things. We were on the last paragraph of page number 94. So this page, this box, we have to start it from here, that Carl Linnaeus. So Carl von Linné was born in Sweden and was a doctor by profession. He was interested in the study of plants at the age of 22. He published his first paper on plants while serving as a personal physician of a wealthy government official. He studied the diversity of plant in his employer garden. Later, he published 14 papers and also brought out the famous book Systema Naturae, from which all fundamental taxonomical researches have taken off. His system of classification was a simple scheme for arranging plants so as to be able to identify them again. So basically, to make it easier for studying purpose, right? So that is why they did. Now let us come to the next thing. So here we have the graphic organizer of classification of animals. So let us look at this. We have animals over here, then we have cellular level of organization which can be seen in porifera. Then we have tissue level of organization. This tissue level of organization includes Coelenterata platyhelminths, that means no body cavity between epidermis and gastrodermis. Another one is nematoda, that is pseudocoelom इसके अंदर present होता है, and another one is coelomate. So ये जो coelomates हैं, again they further classified into two categories. Those are Annelida mollusca and arthropoda. किस बेसिस पे कि मेसोडर्मल जो सेल्स हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, सिंगल सेल से इसकी एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है. बट द अनदर वन इज सीलियोम formed from pouches pinched off from the endoderm. तो इसके अंदर भी आगे हमारे पास टू टाइप्स आ जाते हैं, नोटोकॉर्ड और कोड प्रेजेंट. सो नो नोटोकॉर्ड दैट मीन्स एक्नोडर्मेटा, और कॉर्डेटा दैट मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना. व्हाट इज नोटोकॉर्ड? दैट इज अ स्पाइन. आप इससे समझ सकते हो इसको, ठीक है. नाउ अगेन कॉर्डेटा जो है वो अगेन आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं. वन इज प्रोटोकॉर्डेटा और अदर वन इज वर्टिब्रेटा. सो प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स. लार्वल फॉर्म्स में होती है बट वेरी रूडिमेंटरी, बहुत ही मतलब प्रॉपर नहीं होती है, नॉट वेल डिफाइंड. सो दिस इज द प्रोटोकॉर्डेटा. अनदर वन इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में देखो क्या है, जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम होता है. जैसे कि एडल्ट्स में हमारे पास होता है वर्टिब्रल कॉलम, हमारी जो बैकबोन है वो ऐसे छोटे छोटे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर डिवाइडेड है. सिमिलरली उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. देन अगेन जो वर्टिब्रेटा है वो आगे और क्लासिफाइड होता है इन साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमेलिया. सो देखो साइक्लोस्टोमाटा में क्या होता है कि जॉलेस होते हैं, ईल लाइक होते हैं, सर्कुलर माउथ होते हैं, स्केललेस होते हैं, स्लाइमी स्किन होती है. एक्सोस्केलेटन जो है इसके स्केल्स की, एंडोस्केलेटन जो है बोन, कार्टिलेज, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स, ये सब होता है. गिल्स इन लावर, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट, स्लाइमी स्किन इसके अंदर पाई जाती है एम्फीबिया में. देन रेप्टाइल की अगर हम बात करें तो उनकी एक्सोस्केलेटन भी स्केल्स होती हैं, लेइंग एग्स आउटसाइड द वाटर. तो ये सब आता है इसमें. देन एव्स की अगर हम बात करते हैं तो अगेन इसका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें फेदर्स होते हैं बाय एग्स आउटसाइड वाटर, एंड फ्लाइट इज पॉसिबल बिकॉज दे हैव द हॉलो कैविटी, बोन कैविटी. नाउ मेमेलिया की अगर बात करते हैं तो इसका एक्सोस्केलेटन पे हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, मोस्टली गिविंग बर्थ टू लिविंग वन, ये लिविंग यंग वंस. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू ऑल शुड नो अबाउट इट. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप अगर ये कर लेते हैं तो आपके एज ए शॉर्ट नोट्स भी ये वर्क करेंगे, साथ ही साथ आपको डिफरेंसेस बताने में भी मदद करेंगे. सो जस्ट गो थ्रू दिस वन. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पेज. ओके, now let us see the nomenclature. What is nomenclature? So why is there a need for systematic naming of living organism? So let us see activity 7.3. Find out the name of the following animals and plants in as many languages as you can.
सो लाइक टाइगर को और क्या क्या कहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, कि अब नीम को क्या क्या कहते हैं, पीकॉक, लोटस, एंट, पोटैटो, इन सबको अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं. सो वी विल हैव द एन नंबर ऑफ नेम्स. लाइक मलयालम में कुछ और कहते हैं, तमिल में कुछ और कहते हैं, उड़ीसी में कुछ और कहते हैं, और हिंदी में कुछ और कहते हैं, या गुरुमुखी पंजाबी में कुछ और कहते हैं, एंड सो ऑन. So, as you might be able to appreciate, it would be difficult for people speaking or writing in different languages to know when they are talking about the same organism. This problem was resolved by agreeing upon a scientific name. तो जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग, जैसे अगर वो अपने पेपर में लिखेंगे, ऑल्दो देवर लाइक अपनी बुक में लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे, बुक में लिखेंगे, तो बात सेम चीज़ की कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि उस सामने वाले बंदे को भी, जो भी आपका रीडर है आपकी बुक का, आपके पेपर का, उसको भी आता हो, उसको भी पता हो कि ये वर्ड उसी के लिए हो यूज़ किया जाता है. तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की गई बाय इंट्रोड्यूसिंग द साइंटिफिक नेम, कि साइंटिफिक नेम रखते हैं इनका, और या हम कुछ केमिकल सिम्बल्स रखते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे माने जाएंगे. सो जो साइंटिफिक नेम ऑफ फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एनी वेयर इन द वर्ल्ड. जिसकी मदद से हम चाहे वर्ल्ड में कहीं भी है, कोई भी लैंग्वेज में हम बात करें, पर उसका जो वर्ड है, जो उसका साइंटिफिक नेम है, दैट रिमेन सेम. सो द सिस्टमैटिक naming or nomenclature we use today was introduced by Carlos Linnaeus in the 18th century. The scientific name of an organism is the result of the process of classification, which puts it along with the organism it is most related to. तो मतलब इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन करी है इसकी. Then, but when we actually name the species, we do not list out the whole hierarchy of group it belongs to. Instead, we limit ourselves to writing the name of the genus and species. तो हम सिर्फ genus और species का नाम लिखते हैं. अगर हम सारी चीज़ों का नाम लिखेंगे, then it will very difficult to remember it and to write it down again and again, right? So now, हम सिर्फ जीनस और स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं. सो वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म्स. तो ये जो है वो लैटिन फॉर्म्स में यूज़ किए जाते हैं. सो सर्टन कन्वेंशन आर फॉलोड. क्या कन्वेंशन है वो देखेंगे. दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. Now look at over here. First one is the name of the genus begins with the capital letter. जो first one है वो capital letter से लिखा जाएगा. The name of this species begin with a small letter. जो species है उसका नाम small letter से लिखा जाएगा. When printed, the scientific name is in italics. तो ये italics के अंदर होंगे, यानी कि जो टेढ़े वाले होते हैं ना उसके अंदर होंगे जब भी लिखा होगा. When written by hand, the genus name and species name have to be underlined separately. तो अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो जीनस का नाम अलग से अंडरलाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे है, और स्पीशीज़ का नाम अलग से अंडरलाइन होगा, लाइक दिस. ओके, सो दीज आर द रूल्स फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एनी प्लांट. So activity 7.4, find out the scientific name of any 5 common animals and plants. Do these names have anything in common with the name you normally use to identify them? So this activity I'm leaving on you. You have to find out 5 things in which you have to write down their scientific name, and you have to find out the similarity in their local name and their scientific name. Okay, so in this chapter what we have learned, in this chapter we have gone through classification helps us in exploring the diversity of life forms, and it makes our study easier. Number 2 is the major characteristic considered for classifying all organisms into 5 kingdoms. वो कौन कौन सी चीज़ें थी? Whether they are made up of prokaryotic or eukaryotic cell, whether the cells are living singly or organized into multicellular and thus complex organism. C, whether the cells have a cell wall and whether they prepare their food. All living organisms are divided on the above basis into 5 kingdoms, namely Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. So all these things will come into it. The classification of the life forms is related to their evolution. ये भी हमने बात करी. Then plantae and animalia are further divided into subgroups on the basis of their increasing complexity of body organization. Then
Next one is plant are divided into 5 groups. So those are Thallophyta, Coelenterata, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. Then animals are divided into 10 groups, and what are all those? Porifera, Coelenterata, Platyhelminths, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata and Vertebrata. So the next one is the binomial nomenclature makes for a uniform way of identification of the vast diversity of living life around us. Then binomial nomenclature is made up of 2 words, that is generic name and specific name. That means the genus and the species. Fine. Now let us see these exercise question. Although we had done these in between of the chapter, let us see what are the advantages of the classifying organism. So you can put out all these first point and that first paragraph which we had done in the previous videos. So that one. Number 2 is how would you choose between 2 characteristics to be used for developing hierarchy in classification? So it should be you can say a broad category, not the subcategory. Okay. Then if we can come to the next one, that is explain the basis for grouping. Explain the basis for grouping organism into 5 kingdom. तो किस तरह से उन्होंने क्या basis रखे 5 kingdom पे होने के लिए, या उसको 5 kingdom पे ही क्लासीफाई किया जाए. तो इसके लिए क्या होगा? सो नाउ लुक, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि हम जो रखते हैं इनका डिविज़न, तो उसमें हम नंबर ऑफ़ सेल्स लेंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे ध्यान देंगे. नंबर ऑफ़ सेल्स लेंगे, लेयर ऑफ़ सेल्स लेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल लेंगे, मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन रखेंगे, और एक रखेंगे लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये 5 चीज़ें हमने रखी कि इन बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे. नंबर ऑफ सेल, लेयर ऑफ सेल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर डिविजन इन द प्लांटी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर डिविजन. सो थैलोफाइटा, क्योंकि इसकी थैलस लाइक बॉडी है. ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये लीफ और स्टेम में डिवाइडेड है. टेरिडोफाइटा, क्योंकि ये रूट, स्टेम और लीफ, इन 3 पार्ट में इसकी बॉडी जो है वो फाइंड होती है या डिवाइड होती है. जिम्नोस्पर्म, जो कि सीड बियरिंग होते हैं, नेकेड सीड होते हैं. एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग होते हैं पर कवर्ड सीड होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हाउ आर द क्राइटेरिया ऑफ फॉर डिसाइडिंग डिविजन इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स. सो बेसिकली हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो मेजर क्राइटेरिया रहा है वो थैलोफाइटा जो है वो ब्रायोफाइटा से किस तरह डिफरेंट है. उनकी एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड जो है वो अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है उसके पास सेग्रीगेटेड सीड्स होते हैं जो कि कवर्ड और नहीं कवर्ड होते हैं. उन दोनों के बेसिस पे लाइक है ना, जिम्नोस्पर्म में नेकेड होते हैं और एंजियोस्पर्म में कवर्ड होते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन इंक्लूड इन टू दिस आंसर. So explain how animal in vertebrata are classified into further subgroup. तो अब देखो वर्टिब्रेटा का अब कि कैसे बताओगे कि इसकी अलग से सब क्लासेस हैं या सब ग्रुप्स हैं. जैसे पाइसेस है, टेट्रापोडा है, तो जैसे कि इनकी फिन स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन और टेल्स इनके पास होती है जो कि इनको असिस्ट करती है. जबकि अगर टेट्रापोडा में देखें तो उनके 4 लिम्स होते हैं और वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. देन टेट्रापोडा में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, एम्फीबिया आ जाएंगे, रेप्टाइल आ जाएंगे, एव्स आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे. मैमल्स जो है वो जैसे ह्यूमंस हो गए, विविपैरस होते हैं. एव्स हो गए जैसे बर्ड्स, और रेप्टाइल हो गए जैसे स्नेक. एम्फीबियन हो गए जैसे फ्रॉग. सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. नाउ if you have any query in this chapter, you can just write it down in the comment box. Just go through this chapter. This is very important chapter, and do not forget to read or learn this graphic organizer. Till then, keep reading. Goodbye.